अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा अहमद है। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस वक्त डॉक्टर ए.क्यू. खान इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा अनवर अली भट्टी। आज हम डॉक्टर निदा से बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को उनका तारुफ करवा दूं। और डॉक्टर निदा, आप भी थोड़ी तब्दीली ला सकती हैं अगर मैंने कुछ मिस किया हो। इन्होंने साइकोलॉजी माहिर नफ्सियात में मास्टर किया और वहाँ से ना सिर्फ मास्टर किया, एमफिल किया और वो पीएचडी भी हैं। हम डॉक्टर्स ये समझते हैं कि बस डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस वाले डॉक्टर होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर निदा मौजूद हैं और मैं इनसे काफ़ी मुतासिर हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम तक आती रही हूँ और मैंने देखा ये बहुत बिजी होती हैं और अपने मरीजों से बहुत ही ज़्यादा उनको जो है ना उनके लिए काम करती हैं और बहुत जिम्मेदारी से उनको लेकर चलती हैं। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने वाले हैं। डॉक्टर निदा, कुछ अपने बारे में बताएं आप। एज एन ह्यूमन आप पूछना चाह रही है या एज अ प्रोफेशनल? एज अ प्रोफेशनल बताएं ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, ये कोई गोड चैनल जो है मौजूद है यूट्यूब पर। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि माहिर नफ्सियात में क्या क्या तालीम है जो आपने हासिल की हैं और फिर उससे रिलेटेड आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर सरंजाम यहाँ तक कैसे पहुंची आप। अच्छा देखिए, यहाँ तक पहुँचने की जो मेरी जर्नी है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल। मुझे कभी भी साइकोलॉजी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ये फील्ड एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं पीसीएचएस कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग पढ़ी थी। तो मेरी एक दोस्त थी जो कि मेरी शी वाज नॉट अ गुड बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो मेरी अच्छी क्लास फेलो थी। तो वो मुझे ये बताती थी कि भाई हमारा जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें हम माइंड को पढ़ रहे हैं और हम इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, तो मुझे वहाँ से एक्चुअली इंटरेस्ट पैदा हुआ। और फिर वो जो एक टाइम फ्रेम था जब तक हमारे एग्जाम के एडमिट कार्ड्स वगैरह आगे गए, तब तक मैंने फिर अपना डिसीजन चेंज किया कि मुझे इस फील्ड को पढ़ना है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो फिर मैंने दोबारा अपना इंटरमीडिएट स्किप किया और मैंने दोबारा से री एडमिशन लिया और मैंने फिर साइकोलॉजी को अपना मेजर सब्जेक्ट बनाया और इसके बाद से फिर मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। तो इस जर्नी में ये था कि मुझे बहुत सारे स्टिग्मा फेस करने को मिले थे क्योंकि ये एक्सेप्टेबल मेरी फैमिली में नहीं था कि कोई जो है वो नफ्सियात को पढ़े, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ बहुत सारे टैबूज कनेक्टेड हैं कि ये तो पागलों की स्टडी है और तुम अब क्या नफ्सियाती बन जाओगी और सो एंड सो उसके बाद ये है कि पर मैंने अपने लिए खुद स्टैंड लिया और मुझे इनफैक्ट मेरे फादर की तरफ से भी इतना खास कोई वो नहीं मिला था कि भाई हाँ आप ये पढ़े एंड वी आर विथ यू एंड ऑल दैट। सो फिर ये हुआ था कि इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद फिर मैंने अपना जो पीएस साइकोलॉजी स्टार्ट किया था वो मैंने अपना कराची यूनिवर्सिटी से किया और मैंने पूरे 4 साल उसमें लगाए। और उसके बाद फिर मुझे एक साइकोलॉजी की डिग्री मिली जो कि 2014 में मैंने 2010 में मुझे मिली थी। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब इसको फर्दर मुझे करना चाहिए परस्यू, और फिर मैंने अपना एमफिल किया और वो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से किया था जो कि कराची यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। और उसकी डिग्री मुझे 2014 में मिली और वहाँ मैंने एक्चुअली में बहुत कुछ लर्न किया। आई वुड से कि हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की और लिटरली उन्होंने हमें, जैसे होता है ना कि जब तक आप जूते नहीं घिसते हैं तो आप वो सोना नहीं बनते हैं। हाँ। तो एक्चुअली में पॉलिश जो चीज़ हुई थी, वो मेरी जो स्किल्स थी वो पॉलिश हुई थी एमफिल के दौरान, क्योंकि वहाँ हम एक्चुअली पेशेंट्स के साथ डीलिंग कर रहे होते थे और बहुत ज़्यादा टाइम हम वहाँ पे स्पेंड करते थे। तो जब 2014 कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की और वो मैंने आईबीएस से ही स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मुझे पेशेंट्स देखने में बहुत आसानी हुई क्योंकि मुझे वो इतना मुश्किल नहीं लगता था क्योंकि इतनी पॉलिश स्किल्स थी हमारी उस टाइमिंग पे। तो उसके बाद फिर मुझे पीएचडी करने का मौका मिला कि अब फर्दर इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, तो फिर मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट की 2020 में। सो दैट वाज द जर्नी। और अगर आप, जैसे आपका सवाल था कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप कैसे देखते हैं लोगों को एंड सो, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जब मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं थी तो मेरा परसेप्शन बहुत डिफरेंट था अबाउट अच्छा। द वर्ल्ड, अबाउट पीपल।
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के हवाले से या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से। लेकिन जब मैं साइकोलॉजिस्ट बनी हूँ तो अब मेरा जो परसेप्शन है वो बहुत चेंज हुआ है। अब मैं लोगों को बहुत आराम से गाइड कर सकती हूँ। इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी बहुत गाइड करती हूँ कि ये जो बिहेवियर हो रहा है ये एक्चुअली क्यों हो रहा है। जैसे मेरे जो बच्चे हैं वो जब एज एन टेंट्रम्स थ्रो करते हैं तो नॉर्मली जो मदर्स हैं वो रिएक्ट करती हैं। मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी रिएक्ट करती हूँ, लेकिन अब मेरा रिएक्शन वैसे नहीं आता है जैसे कि मैं समझती हूँ कि अगर मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती तो वो तब आ रहा होता, एक बहुत ही येलिंग सा बिहेवियर एंड रैश बिहेवियर। तो अब मैं काफ़ी काम डाउन होकर उसके ऊपर काम करती हूँ। और इसके अलावा अभी जो हम लोग पेशेंट्स देख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के जो हालात हैं, उनकी उनकी जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस हैं, वो एक लर्निंग भी देती है कि ज़िंदगी कितनी उतार चढ़ाव का नाम है और फिर भी लोग जी रहे हैं और लोग जिंदा हैं और लोग सरवाइव कर रहे हैं, लोग उसको फेस कर रहे हैं। तो ये हमें एक सीख मिलती है एज अ प्रोफेशनल के लाइफ जो है वो रुकने का नाम नहीं है, चलते रहने का नाम है और उसमें चैलेंजेस जो हैं वो पार्ट है उसका। तो आपको वो डील करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कोपिंग क्या होती है और मसले का हमेशा हल मौजूद होता है। लेकिन अगर आप उसको नहीं देख रहे हो, विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आप तो हार ही मान गए अपनी लाइफ से। सो मुझे अपने बहुत सारे पेशेंट्स को देख के सीख बहुत मिलती है और जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मेरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। जैसे मेरे अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे जब चैलेंजेस आए, अब मैं जब वही अपने पेशेंट्स में देखती हूँ तो मुझे उनको भी गाइड करना और ना समटाइम एक मोमेंट पे हम सिंपैथाइज करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत कुछ जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमें बहुत चेंजेस दिख रही होती है कि अच्छा यार ये वाकई ऐसा होता है जो हमने बुक में पढ़ा है, अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो ये वाकई वर्क करता है। डॉक्टर नीना, कुछ हमें ऐसी मिसालें बताएंगी जो कि लाइफ चेंजिंग थे आपके मरीजों के लिए? एक दो मिसालें, जिन बेशक नाम ना हो, ताकि हमारे सुनने वालों को पता लगे कि साइकोलॉजी कितना, लाइक एज ए साइकोलॉजिस्ट, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं आप इस सोसाइटी में। कुछ ऐसे लोग थे जो कि कुछ इस तरीके से आपके पास आए थे और आपने कुछ उन पर काम किया, उनके बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स पर। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि आप हमारे आम सुनने वालों के लिए बताएं कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और कब किसको दिखाना चाहिए? अच्छा, आपके दो सवाल है। पहले तो मैं आपको लाइफ चेंजिंग के हवाले से बता दूं, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके ऊपर हमें जैसे मल्टीपल इश्यूज हैं, उनके ऊपर उनके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है, अलोंग विद द कोलैबोरेशन विद द अदर थेरेपिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ पे एक वन मैन शो नहीं है कि जैसे साइकियाट्रिस्ट ही देख रहे हैं या जैसे सिर्फ ओटी देख रहे हैं या स्पीच थेरेपिस्ट देख रहे हैं। हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट है। तो हमारे पास जब कोई भी पेशेंट आता है उसकी हमें अगर मल्टीपल नीड्स नजर आती हैं कि इसको स्पीच की नीड है, ओटी की नीड है, या इसको रिहैब करवाना है, या इसको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, उसको दवाइयों की जरूरत है, तो हम सब कोलैबोरेटिव वर्किंग करते हैं। उस पेशेंट को हमें गाइड करना होता है, उसको रेफर करना होता है और उसको बताना होता है कि भैया आपको इन जो माहिरीन है उनको दिखाना बहुत जरूरी है और क्यों जरूरी है भी हम गाइड करते। दूसरा ये है कि ऐसे में मेरी जो पर्सनल जो ऐसे केसेस हैं जो मुझे आज तक याद हैं वो डेफिनेटली ऐसे हैं कि एक का मैं आपको जिक्र करूंगी जो मेरी स्टूडेंट लाइफ में था। जब मैं एमफिल कर रही थी तो एक्चुअली होता ये है कि जब हम एमफिल कर रहे थे तो हमें पेशेंट्स मिल रहे होते थे कि हमें यूनिट आवर्स कवर करने होते थे। तो मेरे पास एक बहुत ही डिफिकल्ट केस आया था, वो मेरा बिल्कुल फर्स्ट ईयर था और मैं बहुत नर्वस भी थी। तो वो पेशेंट थी, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था वो और वो मेरे पास पूरे 2 साल मेरा जब तक वो एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का कुछ उर्दू में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को हम ये कह सकते हैं जैसे शक की बीमारी होती है, शक व शुबहात होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके डिलूजन्स बन जाते हैं कि कोई मेरे अगेंस्ट है, कोई मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है और आप हर वक्त उसी एक फ्रेम में रहते हैं। जिसकी वजह से वो जो पेशेंट थी उसके साथ जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, मैं उसकी डिटेल्स में तो नहीं जा रही, लेकिन जब वो मेरे पास आई थी तो क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई स्किल्स नहीं थी और मैं जो है वो बिल्कुल ही ब्लैंक एंड आई वाज शॉक एट द मोमेंट कि अब मैं इसके साथ क्या करूंगी। तो पर मेरे जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और ऐसे नहीं था, मतलब मेरा जो स्टूडेंट लाइफ था वो ये नहीं था कि मुझे उंगली पकड़ के चलाया जाए। वो ऐसा था कि बेटा दिस इज द मैनुअल, गो एंड अप्रोच इट और इसमें से जो जो टेक्निक्स हैं आप इम्प्लीमेंट करें एंड मुझसे डिस्कस करें एंड बी कॉन्फिडेंट एंड वी आर विद यू।
तो वो एक मोटिवेशन जो टीचर की तरफ से होती है, तो ग्रेजुअली मैंने उस पेशेंट के साथ हल्का-हल्का काम करना स्टार्ट किया। और तो वो उसको मेडिकेशंस की बहुत रिक्वायरमेंट थी और उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। लेकिन ये है कि ग्रेजुअली बाय द पैसेज ऑफ टाइम आई बिकेम वेरी कंफर्टेबल और पेशेंट मेरे साथ बहुत अच्छे रैपो में आ गई और आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते उसकी जो मेडिकेशंस भी चलती रहीं और साथ-साथ हमने इसके साथ थेरेपीज़ भी की। तो वो पेशेंट, अब मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली रिकवर हो गई क्योंकि वो सिवियरिटी के साथ थी, लेकिन उसमें बहुत हद तक चेंजेस आ गए थे। और जब मेरा ख़त्म हो गया था 2 साल और कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका था, तो तब ये हुआ था कि उसने मुझे कॉल की थी, मतलब उस पेशेंट ने सब एंड हो गया था, मैंने इसके सेशंस रैप अप कर लिए थे और मैंने उसको कहा था कि अब जो नेक्स्ट थेरेपिस्ट आएगा तो उनके साथ बूस्टर सेशंस कंटिन्यू करिएगा। तो शी कॉल्ड मी एंड शी थैंक्ड मी और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो मेरा टाइम था, जो मुझे आपने स्किल्स गाइड की थी या टेक्निक्स गाइड की थी आपने मुझे, उसने मुझे बहुत हेल्प की। एंड एट दैट टाइम मैं कोई प्रोफेशनल तो थी नहीं, उस टाइम तो सीख रही थी, तो मेरे लिए ना बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट थी। और इसी तरह का एक और केस था जो कि कन्वर्जन डिसऑर्डर का था। वो मेरी जो है वो लाइफ का बहुत अचीविंग एक जो है वो केस था। उसके ऊपर मैंने कन्वर्जेंस डिसऑर्डर को कन्वर्जन डिसऑर्डर का नाम मुझे ऐसा उर्दू में तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब आप जज्बाती नौयत पे या आप स्ट्रेस इतना ज़्यादा आपका ओवरवेलमिंग हो जाता है माइंड में, तो उसमें होता है कि आप, जैसे आप कह सकते हैं कि एक ब्रीफ पीरियड के लिए आपका जो एक कनेक्शन है रियलिटी वर्ल्ड के साथ वो कट हो जाता है, जैसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जिसको कहते हैं, उसमें एक सब पार्ट है कन्वर्जन। उसके अंदर ये होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं जज्बाती इश्यूज को लेके, तो होता ये है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर, ठीक है। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि आपको न्यूरोलॉजिकल लाइक सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आपको अब ब्लाइंडनेस हो जाएगी, पैरालिसिस लाइक ऑफ सिम्टम्स आएंगे। ज़्यादातर जो है ये होता है कि उसमें जर्क्स आते हैं या बेहोशी के जो है वो दौरे चढ़ना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को। तो इस तरह के सिम्टम्स, या बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो एक रिग्रेशन में चले जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो काइंड ऑफ दैट जो है वो सिम्टम्स आते हैं। तो इस पेशेंट के साथ ये था कि उनके साथ भी जर्क्स बहुत आते थे कि उसका जो है वो हेड ट्विच बहुत होता था और वो बेहोश हो जाती थी। हर किसी स्ट्रेसिंग मोमेंट पे वो बेहोश हो जाती थी। अगेन उसकी भी फैमिली के साथ जब वर्किंग की गई और उस पेशेंट के साथ जब काम किया गया, तो शी रिकवर्ड वेल। अब वो उसने इनफैक्ट इन फ्यूचर जब वो कम्प्लीटली रिकवर हो गई थी और एंड हो गया था उसका सेशन, कम्प्लीटली हमने टर्मिनेट किया था, उसको किसी और के पास रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो गई थी और उसकी साथ मेडिकेशंस चल रही थी, एंटी डिप्रेसेंट्स वो भी ले रही। तो हुआ ये कि एट द एंड उस बच्ची ने जो है वो साइकोलॉजी पढ़ी और अब वो यूएसए में रहती हैं और जो है वो बहुत हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रही हैं। तो उनकी मदर आई थी और उनको कोई कंसर्न से कुछ अपना पर्सनल डिस्कशन करना था, तो उन्होंने इस बारे में बताया कि शी इज़ नाउ वेल एंड नाउ शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ। सो दैट वाज अचीविंग मोमेंट जब पेशेंट्स के बारे में आप सुनते हैं कि अच्छा, कितनी दिलचस्प बातें हैं ना कि कोई इंसान इतना टूटा हुआ बिखरा हुआ आपके पास आया और आपकी काउंसलिंग से या आपके काम से उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। तो बहुत बड़ी ऐसे अचीवमेंट्स हैं आपकी जिंदगी में और हम चाहते हैं कि जो आम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि अभी तक मैं समझती हूँ कि टैबूज हैं इस फील्ड से रिलेटेड। जैसे आपको फैमिली से मिला या सोशली मिला, लेकिन हम लोग भी जब जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि अब क्योंकि ये पागल हो चुके हैं तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रियलिटी कुछ डिफरेंट है। तो जो मेरा दूसरा सवाल था, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। सो इनमें डिफरेंस सिंपल सा है, जो जितने भी आपके साइकियाट्रिस्ट हैं, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, दे डू देयर ऑल मेडिकल स्टडीज, और जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनका हल दवाइयों के थ्रू करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं
वो जितने भी नफ्सियाती इश्यूज हैं वो विदाउट मेडिकेशन ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज, काउंसलिंग, या आप ये कह सकते हैं टॉक सेशन के थ्रू करते हैं, जिसमें हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वी प्रोवाइड वर्कशीट्स एंड उसमें हम बहुत सारा पेपर पेंसिल असेसमेंट बेसिस पे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारी फील्ड में जो है वो टेस्टिंग्स भी होती हैं, बहुत सारा पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, तो वो चल रहा होता है। और जब हम थेरेपीज कर रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उसमें सिर्फ हम बातें नहीं कर रहे होते, उसमें हम टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट के पेशेंट को क्या समझ आएगा, बहुत सारे पेशेंट को जो है वो पेपर पेंसिल वर्क समझ में आता है, फिर हम उनको उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उनकी वर्कशीट्स प्रिपेयर करके देते हैं। या फिर जैसे कोई स्ट्रेटजी गाइड करनी हो तो उसके अकॉर्डिंग हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस बना के देते हैं, या जैसे ओसीडी के अंदर विशियस साइकिल्स होते हैं वो हम उनको गाइड कर रहे होते हैं। तो लाइक हम आप इस तरह उनकी से चलता है। सोच को रीड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, जी हाँ, कुछ ऐसा बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं जहाँ पर जैसे आती रही हूँ और मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहती हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो आपके पास मर्द ज्यादा आते हैं, औरतें खवातीन ज्यादा आती हैं? इसमें मिक्स कैटेगरी होती है हमारे पास। जैसे अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं या ओवरऑल बात करूं तो दोनों में यही है कि हमारे पास मिक्स कैटेगरी आती है। हमारे पास बच्चे भी आते हैं, हमारे पास एल्डरली अडल्ट लोग भी आते हैं, हमारे पास एडोलेसेंट्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स आती है, यूथ पॉपुलेशन बहुत आती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अप्रोच कर रहे होते हैं, और मर्द और ख़वातीन दोनों ही आ रहे होते हैं। तो इट्स अ मिक्स सॉर्ट ऑफ। और ये जो बच्चे हैं उनको भी जरूरत होती है साइकोलॉजी की, बिल्कुल, तो आजकल के दौर में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड है, आई वुड से, क्योंकि आई थिंक एक हर स्कूल के अंदर पेरेंटल काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। इनफैक्ट टीचर्स काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के इतने मसाइल आजकल आ रहे हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और उनकी इश्यूज को सॉल्व अगर आप टाइमिंग नहीं कर रहे तो वो आगे चल के डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कि क्या मुझे जैसे कि आप ऑटिज्म की एग्जांपल ले लें। अब वर्चुअल ऑटिज्म सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों के अंदर, के बहुत ज़्यादा टीवी और स्क्रीन टाइमिंग्स बच्चों की बढ़ते जा रहे हैं। या अगर जैसे बच्चे खाना नहीं खा रहे तो मदर से उनको फ़ोन पकड़ा रही हैं कि चलो फ़ोन लेके जल्दी जल्दी आप खाना खा लें। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों की स्क्रीन एडिक्शन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बच्चों के अंदर गेमिंग एडिक्शन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव होना शुरू हो गए हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर और टेम्पर टेंट्रम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं। तो बच्चों का जो जैसे हमारे दौर में हम लोग खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में होते थे, मट्टी में खेल लिया। जैसे घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसमें वो एक पाइल बूता बना बना हुआ लिया, होगा, हाँ। मट्टी होगा, तो हम खेलते रहते थे। तो वहाँ उस टाइम के बच्चे काम थे। और अब जो बच्चों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनमें स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। प्लस हमारे यहाँ पे सिंगल फैमिली सिस्टम बढ़ता जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स हैव नो टाइम फॉर देयर किड्स, और वो बिजी हैं। ज़ाहिर है महंगाई बढ़ रही है, दोनों पेरेंट्स को काम करना है, तो उसकी वजह से दोनों जो है वो बिजी हैं अपने अपने कमिटमेंट्स में। बच्चों को फैमिली टाइम नहीं मिल पाता। पहले के दौर में जो है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो अगर पेरेंट्स अगर कहीं बिजी हैं तो कोई और उनको टाइम दे दिया, बच्चों ने मिलके खेल लिया, तो उस तरह एडजस्ट हो जाते थे। तो ये जो छोटी छोटी हमारी जो फैमिली की जो बॉन्डिंग्स हैं वो मिस होती जा रही हैं। उसकी वजह से मोस्टली अब देखा जा रहा है कि बच्चे आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। उनको आइसोलेशन ज़्यादा बेहतर लगती है, उनको पसंद नहीं है हम उनके साथ कुछ बात करें, या जैसे उनकी लाइफ के बारे में बात करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आप देख लें कि फैमिली के अंदर फैमिली डिनर्स या फैमिली जो है वो लंच नहीं होते। सबकी इतनी डिफरेंट टाइमिंग्स हैं कि सब अलग अलग टाइमिंग्स पे अपना खाना खा रहे होते हैं। एक साथ हम फैमिली में खाना कब खा रहे हैं पता ही नहीं। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई पेशेंट, मैंने उनके फादर से एक जस्ट क्वेश्चन किया था, वो उनके लिए फूड ऑफ थॉट बन गया। उनसे मैंने पूछा था कि आखिरी बार आपने फैमिली के साथ डिनर कब किया था, और आपने आखिरी बार अपने बच्चे से कब पूछा था कि हाउ वाज योर डे टुडे। वो उसी मोमेंट में शॉक हो गए और वो कहीं खो गए। तो उनको वापस लाया गया, एंड ही सेड यस यू आर राइट दैट मुझे वाकई याद नहीं है कि मैंने अपने बच्चों के साथ लास्ट टाइम बात ही कब की थी। ओह माय गॉड। तो ये मोमेंट्स होते हैं जिसमें जब आप काउंसलिंग या आप इवन एक छोटा सा हिस्ट्री टेकिंग सेशन भी कर रहे होते हैं, वो फैमिली बहुत सारे सवालों के जब जवाब दे रही होती है तो वो अपने आप को टटोल रही होती हैं बेसिकली कि हम कहाँ पे टटोलना, गलत। झंझोड़ना हाँ, आपके दिमाग को। तो वो मोमेंट्स जो होते हैं ना वो पे पेरेंट्स के लिए बहुत रियलाइजिंग मोमेंट्स होते हैं। बच्चों के जो केसेस हैं उसमें अब
अब जो आप अगर सोशल मीडिया पे देखें, बहुत सारे बच्चों के वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, अब्यूसेस के केसेस आ रहे हैं, तो विद दैट रेफरेंस यू शुड बी देयर विद योर किड्स एंड उनको इमोशनल रेगुलेशन पे हेल्प आउट करें। बहुत सारे बच्चे ADHD डायग्नोस हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि कौन सी एज में बच्चे इमोशनली रेगुलेटेड होते हैं, नहीं होते हैं। उनके इमोशन और जो दिमाग है वो इमोशनल रेगुलेशन कर ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि अभी तक उतनी मेच्योरिटी ही नहीं आती, ना ही ये अंडरस्टैंडिंग टीचर्स और स्कूल को है। तो वो फिर उनको लेबल कर देते हैं, उनको असेसमेंट के लिए भेज देते हैं, और फिर बच्चे के ऊपर लेबल लगना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये बच्चा ये है, ये बच्चा वो है। There's so many problems are now existing with this childhood and adolescent period. इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए तो बहुत सारे सेशंस, वर्कशॉप, और इनफैक्ट आई थिंक हर स्कूल के अंदर कोई एक स्कूल काउंसलर होना चाहिए। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प जवाब दे रही हैं, और उससे काफ़ी सवाल जनरेट हो रहे हैं मेरे दिमाग में। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे हम लोग तो डॉक्टर्स हैं ना, तो हम बैठे होते हैं क्लिनिक में, हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम सोचते हैं कि वो काफ़ी डिप्रेस है या टीयरफुल है या छोटी चीज़ को लेके इशू है, तो हम उनको तो भेज देते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन आम लोग जो कि घरों में होते हैं, ऐसा क्या वो लोग देखें और फिर वो रेफर करें या वो भेजें या वो आपस में बैठ के बात करें कि इसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट की या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है? एक आम आम जो इंसान है वो रेफर क्या ऐसी कैसे कर चीजें सकते देखें? हाँ, देखिए, इसका बहुत आसान सा एक हल है। अगर आपका कोई लव्ड वन, जैसे आपके घर में आपके भाई बहन, फादर, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अगर आपके मेजर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जैसे आपका ऑक्यूपेशन, आपका काम, आपका जॉब, आपकी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वो, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके आपस के ताल्लुकात, अगर वो, और आपका जो है एजुकेशन, अगर आप इसकी एग्जांपल लेना है, तो ये जो 3 मेजर डोमेन्स हैं, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल, मैंने उसको एजुकेशन का नाम दे दिया, पर्सनल, अगर आपका अपना सेल्फ आपको अगर नजर आ रहा है कि इन 3 डोमेन्स के अंदर 3 डोमेन्स, लाइक एक हमारी पर्सनल, पर्सनल आ गई जाती कि लाइफ, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। हाँ, दूसरा मेरा रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेरे अपने कजन्स के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सोशल सोशल रिलेशनशिप रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ कैसा है, और आपकी ऑक्यूपेशन, आपका काम। काम, तो बेशक अगर, आप पढ़ रहे हो या आप किसी हाँ, प्रोफेशन में हो। अगर आप देख रहे हैं कि इन डोमेन्स में किसी एक पर्सन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उसको सही से कर नहीं पा रहा है, उसमें डिफिकल्टी आ रही है, जैसे बहुत ज्यादा जॉब स्विचेस हो रहे हैं, ग्रेड्स खराब हो रहे हैं, सोशलाइज पहले बहुत करता था, तो बहुत नहीं तो कहीं अगर जाना हो तो वो चला जाता था, लेकिन अब वो प्रेफर कर रहा है कि मैं नहीं जाता, चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, या वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चला गया है और बहुत खामोश सा हो गया है, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहा है, और बहुत जो है वो अपनी जैसे गंदा सा रह रहा है, खाना पीना उसका ख़राब है, स्लीप उसकी डिस्टर्ब है। तो जब आप उसके अंदर डिक्लाइन देखें, तो आप उसी वक्त ये समझ जाएं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। आप उस बंदे से अगर बात करें, अगर वो आपसे नहीं बात करना चाहे, आपको लग रहा है कि वो बहुत डिस्टेंस होता जा रहा है, तो आप उसको रेफर करें या उसको लेके जाएं किसी काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। आप इनसे बात कर लें, किसी थर्ड पर्सन से, कि वो आपको नहीं जानता लेकिन वो आपको हेल्प कर सकता है प्रोफेशनली। सर, एक और चीज़ मैं इसको क्लियर करूं कि साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलर हैं, इनको इंटरचेंजेबल वर्ड्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो थेरेपिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट, पढ़ते दोनों साइकोलॉजी है, लेकिन जो साइकोथेरेपिस्ट है वो डीपर इश्यूज को डील करता है। जैसे कि मैंने अगर किसी पेशेंट को लिया है, तो मैं उसके जो है मल्टीपल सेशंस लूंगी, यानी कि मैं जैसे 30 के करीब उसके सेशंस ले लूंगी, या 35 सेशंस लूंगी, इस बेसिस पे बल्कि कि इस पर्सन को डीपली मुझे डील करना है, मतलब इसके इश्यूज को मुझे इन डेप्थ डील करना है। लेकिन अगर कोई काउंसलर होगा, जैसे स्टूडेंट काउंसलर हो गया, या जिस पर्सन के साथ काउंसलर का नाम है, तो वो डीपर इश्यूज को नहीं डील करता, उसको देन एंड देयर राइट नाउ इश्यूज को डील करना जो है, उस वक्त का उस इशू है। वक्त का प्रेजेंट प्रॉब्लम है कि भाई मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है, अब मुझे इसको डील करना है। लेकिन जो साइकोथेरेपिस्ट है वो इस वक्त के इश्यूज को भी डील करेगा, और उसके साथ उसके फ्यूचर प्लान्स जैसे क्या हैं, और वो माजी में उसकी क्या प्रॉब्लम्स रहे थे, उसको बहुत डेप्थ में लेके जाएगा। सो एक सिंपल सा बस एक वर्ड है कि साइकोथेरेपिस्ट डीपर लेवल पे प्रॉब्लम्स को जाके डील करे, से कोर प्रॉब्लम्स तक जाएगा, वहां पे वर्किंग करेगा, फिर उसके सरफेस इश्यूज पे जाएगा, फिर उसके मिडवे के इश्यूज को भी टारगेट करेगा। लेकिन काउंसलर की लिमिटेशंस आ जाती हैं कि वो इतना डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट उसकी है नहीं, क्योंकि उसकी फील्ड में ये है कि यू हैव टू डील विद द देन इन देयर राइट नाउ इश्यूज क्या है, और आप उसको फोकस करें। तो आप जब जाएं तो आप ये
पूछ लें कि मतलब आपकी जो डिग्री है उसमें कहाँ तक की जो है वो मतलब आप डीलिंग कर सकते हैं हाँ। काइंड ऑफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिक्स एंड मैच चल रहा होता है कि काउंसलर भी डीपर डाउन इश्यूज को देख रहे हैं और जो थेरेपिस्ट है वो काउंसलिंग भी कर रहे हैं, और तो हाँ, इट्स अ मिक्स ऑफ अवेयरनेस नहीं काइंड ऑफ होती। थिंग। एक तो ये और पूछ मेरा लेना सवाल जरूरी है आपसे कि हमारी जो यंग यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, अब उसमें भी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर ब्रेकअप भी होते हैं। तो क्या इस इंस्टीट्यूट में शादी से पहले की जो काउंसलिंग, जिसको प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, उसके लिए लोग आते हैं? एज सच इतने तो नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो वो स्टिग्मा होता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अप्रोच नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसे केसेस आते हैं जैसे मेरी लेकिन आप क्या समझती हैं कि आने चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ लाइफ नीड अ काउंसलिंग एंड अ गाइडेंस। ओके। कि अगर जैसे आपकी शादी हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि अब जिस फेज में मैं जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ, वहाँ मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मेरे पार्टनर की क्या हो सकती है लाइकली, और मुझे अपने उस पार्टनर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, और एक्सपेक्टेडली मुझे किस तरह से उस नए फेज को लेके जाना है। जब मैं इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगी तो मेरे पास जब चैलेंजेस आएंगे तो मैं एकदम से पैनिक नहीं हो जाऊंगी। और अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो मैं पहले तो एक टाइम पे शॉक में चली जाऊंगी कि भाई ये क्या मेरे साथ नए चैलेंजेस आ गए और अब मैं क्या करूँ। तो उस फेज में ही अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल। और वो इतना सिवियरली अंदर चले जाते हैं डीपर लेवल पे कि उनको फिर प्रॉपरली मेडिकेशंस की भी नीड पड़ जाती है। तो मुझे लगता है हमारा टाइम, जबकि बातें तो वो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन टाइम कम है। हमारे सुनने वालों को आप कोई मैसेज देंगी? मैं ये मैसेज दूंगी कि ऑलवेज प्रेफर योर वेल बीइंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ दूसरों को सेटिस्फाई करने में अगर लगे हुए हैं, आप अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से ये इनजस्टिस कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, जिसकी सिंपल सी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं कि अगर आप दूसरों का केयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना केयर करें। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे अपना आज मैंने बहुत अच्छा सा शैम्पू किया, अच्छा सा जो है वो फेस पे जो है वो मैंने कोई मास्क वगैरह लगा लिया और आज मैं बहुत खुश हुई। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, मैं और केयर करूंगी अपनी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद केयर होते होते मैं ये सोचूंगी चलो आज मैं अपनी जहन का भी ख्याल करूँ, मैं अच्छी बातें सोचूं, मैं अच्छा बिहेव करूं। अब मैं जब इस लेवल पे आऊंगी तो मैं दूसरों की तरफ भी तब बहुत अच्छा वर्क कर पाऊंगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले ये देखें कि क्या मैं मेंटली वेलबींग पर्सन हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं मेंटली इतना स्टेबल हूँ कि मैं दूसरों को सर्व कर सकता हूँ। एक स्टेटमेंट है कि आप जैसे एक होता है ना कि एन एम्प्टी कप कैन नॉट पोर, एन एम्प्टी जग कैन नॉट पोर एनी कप। तो आप जब अंदर से खाली हैं तो आप दूसरों को भी कुछ नहीं दे सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स। ठीक है, तो एक और बात भी मैं कहूंगी कि आपकी जो अपनी नफ्स है उसका भी आपके ऊपर एक हक है, तो उसको अंडरस्टैंड करें। तो हमेशा बस दूसरों को सेटिस्फाई करने में मत लगे रहें। इसमें आप कर लें लेकिन कभी भी कोई आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। इन दी एंड किसी को कोई प्रॉब्लम निकालनी हो तो वो निकाल के ही दम देगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा, बहुत मजा आया सेम हियर, लाइकवाइज। बातें करके, और मेरे अभी काफी सवाल हैं। इसके साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। हम दोबारा हाजिर होंगे यूट्यूब कुही गोर चैनल के साथ।